हेलो क्लास 9। दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल, और ये एक हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है। तो हम यहाँ सारे कंसेप्ट को पहले से ही देख लेंगे, समझ लेंगे, जिससे कि जब भी हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहां हमें इतना प्रॉब्लम आएगा भी नहीं, है ना जी। तो चलो स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर के नेम के साथ, क्योंकि चैप्टर के नेम है लाइंस एंड एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइंस के बारे में पढ़ लें, आफ्टर देन हम एंगल्स के बारे में देखेंगे। ठीक है जी। चलो देखिए बच्चे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लाइन क्या होता है। मैम ये तो बच्चों वाली चीज है, हमें पहले से ही मालूम है। लाइन क्या होता है भाई, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, वहां भी मैं लाइन ही बोल रही हूँ। ठीक है जी, पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, लाइन बन गया, है ना। लेकिन अगर मैं ढंग से बोलूं तो क्या ये लाइन है? नहीं है। लाइन क्या होती है बच्चे, देखो ये ठीक है कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो ये लाइन है ना। लेकिन आधी अधूरी बात पता है आपको क्यों मैम? लाइन होती है बच्चे जहां पे इसके दोनों एंड्स पे दो एरो लगे होते हैं, है ना। रीजन भी दे देती हूँ, एरो क्यों लगे होते हैं। दैट मीन्स कि हम इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये लाइन दोनों तरफ से कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। लाइन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, भाई कितनी करनी है, कहां तक करनी है, लाइन का कोई एंड नहीं है। ठीक है, इस तरफ से भी हम इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं एंड इस तरफ से भी अपनी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन क्या होती है, स्ट्रेट एक ड्रॉ किया, आफ्टर देन दोनों एंड्स पे हमने क्या लगा दिए बच्चे, एरो लगा दिए। जब एरो लगा दिए दोनों तरफ तो अब ये बन गया हमारा लाइन। ठीक है, अब हम इसको कहेंगे लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या भाई, लाइन तो बहुत बड़ी है। अब हम इस बहुत बड़ी लाइन का क्या करेंगे, तो हमने बोला हमें इस लाइन में से थोड़ा सा पार्ट काट के दे दो, हमें इतना सा पार्ट दे दो, है ना। अब हमें ये पता है कि ये 2 सेंटीमीटर का पार्ट है, एग्जैक्ट हमें इसके बारे में नॉलेज है कि हमारे इतना सा पार्ट है। तो लाइन का थोड़ा सा जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है बच्चे, लाइन सेगमेंट। एक लाइन का पार्ट हमने कहीं से ले लिया तो ये क्या है हमारा, लाइन सेगमेंट। मैम सेम ही तो है, नहीं है। डिफरेंस देखो, लाइन मतलब जहां पे दोनों एंड्स पे क्या लगे हैं, एरो लगे हुए हैं। लाइन सेगमेंट मतलब इसके ना इधर कोई एरो है ना लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एरो है। दैट मीन्स ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड पोर्शन है ये इतना। ठीक है, ना तो ये इधर से एक्सटेंड हो सकती है ना ही ये इधर से एक्सटेंड हो सकती है। ये एरो बताते हैं कि हम इस लाइन को और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट लाइन सेगमेंट हमने जितना पार्ट चाहिए था उतना ही पार्ट लिया है, वो होता है बच्चे हमारा लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसके दो फिक्स्ड एंड होते हैं। लाइन और लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। लाइन क्या, एक स्ट्रेट लाइन बट दोनों एंड्स पे एरो होंगे जो कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं जब हमें जरूरत पड़े तब। बट लाइन सेगमेंट क्या, उस लाइन का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, जिसको कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसके हमारी जो डॉट्स हैं ये हमारे फिक्स्ड हैं, ना तो ये इस तरफ एक्सटेंड हो सकती ना ही ये इस तरफ एक्सटेंड हो सकती। तो लाइन और लाइन सेगमेंट अच्छे से क्लियर हो गया। लाइन में होते हैं दोनों तरफ एरो, बट लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं होते। इसको हमें जितनी जरूरत है हमने उतना ही ले रखा है ऑलरेडी। ठीक है, इसके जो एंड्स होते हैं वो एकदम फिक्स्ड होते हैं। लाइन सेगमेंट के एंड्स फिक्स नहीं होते, लाइन सेगमेंट को कहीं से कितना भी एक्सटेंड कर लो। ठीक है जी, चलो लाइन एंड लाइन सेगमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा रे। देखो रे क्या होता है, सबसे पहले तो इस पे एक लाइन बना लो, है ना, क्योंकि हम सबसे पहले लाइंस की बात कर रहे हैं तो पहले हम लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब रे क्या होता है, रे का कोई भी किसी भी एक तरफ का पॉइंट तो फिक्स्ड होगा। लाइन सेगमेंट की तरह भैया एक पॉइंट तो फिक्स्ड है, बट एक तरफ एरो लगा हुआ होगा। दैट मीन्स कि यहां से तो भैया एक साइड से तो इसका ये कहीं भी एक्सटेंड नहीं हो सकती, एक तरफ से तो इसका भैया पॉइंट फिक्स्ड है, यहीं से स्टार्ट हो रही है एग्जैक्ट। बट एक तरफ एरो लगा हुआ है, और एरो का मतलब हम इसको आगे भी
एक्सचेंज कर सकते हैं जितना भी हमें जैसी भी जरूरत है, ठीक है। मे बी इस तरीके से हो सकती है, मे बी इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। दैट मीन्स एक तरफ से तो भैया फिक्स्ड है कि यहाँ तो इसको एक्सटेंड करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। बट हाँ, हमने जहां एरो लगाया है हम उस तरफ से अपने इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। रे होती है लाइक ऐसे, ठीक है। अब डायरेक्शन ये नहीं है कि इसी डायरेक्शन में, मे बी ऐसे भी हो सकती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है जी। इसमें किसी को कोई डाउट? लाइन समझ में आ गया, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, रे समझ में आ गया। नेक्स्ट व्हाट? कोलिनियर पॉइंट्स। अभी कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि देखो, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ऐसे पॉइंट जो कि एक लाइन के डायरेक्शन में प्लॉट हो रहे हो। लाइक देखो, ये स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में प्लॉट हो रहे हैं, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये क्या हैं बच्चे? कोलिनियर पॉइंट्स। जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें तो एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, है ना। तो ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ये जो पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं इनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। दैट इज क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? तो नेक्स्ट क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट। भाई इजी है क्या? जो कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, दैट मीन्स व्हाट? उसका जस्ट अपोजिट। ये अगर स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहे थे, प्लॉट हो रहे थे कोलिनियर पॉइंट, तो फिर जो नॉन कोलिनियर पॉइंट है वो कैसे प्लॉट होंगे? कहीं भी, कहीं भी, हर तरीके से फैले हुए पॉइंट है ये। नॉन कोलिनियर पॉइंट कहीं भी इनका कोई वो नहीं है कि इन्हें कोई एक लाइन ही फॉर्म करनी है या इनको एक स्ट्रेट डायरेक्शन ही फॉर्म करना है। जहां मन में आए वहां पॉइंट प्लॉट हो गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट क्लियर हुए? थोड़ा सा एक रिवाइज करें फटाफट से। देखो, लाइन क्या? एक स्ट्रेट लाइन ही, बट इसके दोनों एंड्स पे क्या लगे हैं? एरो लगे हैं। एरो का मतलब होता है ये यहां से भैया एक्सटेंड कर लो, हमें भी यहां से एक्सटेंड कर लो, हम दोनों तरफ से एक्सटेंड होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लाइक ऐसा। लाइन सेगमेंट, हमें नहीं भैया इतनी बड़ी लाइन की जरूरत। अब लाइन तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, हमें उसका थोड़ा सा पोर्शन दे दो, हमें थोड़ा सा उसका पार्ट दे दो लाइन का, हमें इतनी पार्ट की जरूरत है बस। ना हमें इधर से जरूरत है ना हमें इधर से जरूरत है, हमारे पास दो फिक्स्ड एंड है, हमारे पास इतनी जरूरत थी, हमने इतना पार्ट लाइन का ले लिया। दैट इज व्हाट? लाइन सेगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है रे। रे मतलब एक तरफ से यहां से तो फिक्स्ड है कि यहां से स्टार्ट हो रही है, बट कितनी बड़ी होगी कोई नहीं पता, इसलिए हमने यहां पे लगा दिया एक एरो कि यहां से एक्सटेंड कर सकते हो, एक तरफ से एक्सटेंड नहीं होगी, वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। रे समझ में आ गया? रे में एक तरफ एरो लगा होता है, किसी भी तरफ हो सकता है, राइट हैंड साइड पे लगा हो या लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हो। ध्यान देने वाली बात है, एक उसका एंड पॉइंट होता है और एक साइड उसका एरो होता है, दैट इज रे, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स बच्चे ऐसे पॉइंट जो कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में प्लॉट्स होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देते हैं जब जरूरत पड़े तो। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट? नॉन कोलिनियर पॉइंट कहीं भी प्लॉट हो रहे हैं भैया, किसी भी तरीके से ये ज्वाइन हो जाएंगे, ये कोई स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं फॉर्म कर रहे। क्लियर है? ये पांचों पॉइंट्स क्लियर है? बहुत बहुत बारीकी से और बहुत बच्चों की तरह समझाऊंगी बच्चे, कि जिससे कि आपको आगे नहीं प्रॉब्लम आएगा, बहुत अच्छे से इसकी पकड़ यहीं से मजबूत करके जाएंगे इन सारे कंसेप्ट की, ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गया, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा एंगल। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल, तो लाइन के बारे में हम सारा कुछ पढ़ लिए, अब हम पढ़ लेंगे अपने एंगल्स के बारे में, ठीक है। एंगल क्या होता है? सबसे पहले तो देखो बच्चे, एंगल होता है जो कि दो रेस से मिलके बना होता है। एक रे ऐसे एंड एक रे कहीं भी हो सकती है, दूसरी रे लाइक ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी दूसरी रे हो सकती है, ठीक है। अभी के लिए ऐसे समझ लेते हैं, एक रे ये गया, एक रे ये गया, ये इसका फिक्स पॉइंट, ठीक है। जो इस टाइप से बना होता है वो उसको हम बोलते हैं एंगल, ठीक है।
एंगल में आप देख लो, आर्म्स देख लो। चलो एक यहाँ बना देते हैं सबसे पहले, जो कि एंगल क्या होता है बच्चे, जिसका कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और वहीं से दो रे स्टार्ट हो रही होती हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चे एंगल। क्लियर है? ठीक है। एंगल्स के दो पॉइंट समझेंगे, आर्म्स एंड वर्टेक्स। ठीक है, आर्म्स मतलब, अच्छा पहले मैं इस एंगल को नेम दे दूं, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड ये सी पॉइंट, ये ए बी रे, ये ए सी रे, है ना जी। देखो आर्म क्या होती है, आर्म्स जिसको कि हम रे बोल रहे हैं उसको एंगल्स की डेफिनेशन में, एंगल्स में बोलते हैं आर्म्स। तो इस एंगल की दो आर्म क्या है, एक है ए बी एंड एक है ए सी। इसकी दो आर्म्स हैं जो कि है ए बी एंड ए सी। ठीक है, जिनको कि हम रे बोल रहे हैं उनको हम एंगल में बोलते हैं आर्म्स। ठीक है, अब मैं इन दो रे को ज्वाइन कर रही हूं तो मैं इसको एंगल क्यों बोल रही हूं? देखो जब ये दो रेज ज्वाइन होती हैं, जब ये दो आर्म्स ज्वाइन होती है, अब हम इनको यहाँ पे आर्म्स बोलेंगे, एंगल के लिए ये आर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये फॉर्म हो रहा है, ये पार्ट है ना, लाइक ऐसे कर दो तो ये पार्ट, इस रे को ऐसे कर दो तो ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये कुछ फॉर्म हो रहा है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं एंगल। ये है हमारा एंगल, यहाँ पे ये है हमारा एंगल, यहाँ ये है हमारा एंगल। क्लियर है? एंगल में किसी को कोई डाउट? देखो एंगल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, लाइक एक एंगल का साइन बना दिया, एंगल्स हो गया, ये एक एंगल का साइन बना दिया तो ये हो गया हमारा एंगल का साइन। हम इसको शॉर्ट में जब भी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हम जल्दी जल्दी में ऐसे लिख देंगे, दैट मीन्स ये हमारा एंगल है ना। एंगल को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, इसमें एस लगा दो, एंगल्स हो गए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट था हमारा वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स क्या होता है बच्चे, देखो ये जो इनके पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं हमारे इस एंगल के, वो क्या है बच्चे, वर्टेक्स। अभी अगर मैं पूछूं इस एंगल की वर्टेक्स क्या है तो आप बोल दोगे ए बी एंड सी। ये इस एंगल की क्या है बच्चे, वर्टेक्स। ये चीज क्लियर है? पहले एक बार एंगल रिवाइज करें। एंगल होता है, अभी क्योंकि हम रे पढ़ के आए, तो एंगल होता है भाई कि दो रे से मिलके बना होता है ना। अब एंगल के लिए ये जो दो रे होती है ना, हम इनको बोलते हैं आर्म्स। अब इनके बीच का ये तो दोनों रेस के बीच का ये जो गैप होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल। और वर्टेक्स क्या होती हैं, ये जो इनके पॉइंट्स हैं, लाइक यहाँ पे ये ए बी एक रे थी, ए बी एक आर्म थी, तो ए बी एंड यहाँ ये सी, तो वर्टेक्स हो गई ये जो इस एंगल्स के पॉइंट्स हैं, ए बी एंड सी। क्लियर है? इन दोनों टॉपिक में किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब देखो मैंने एंगल की बात कर ली, अब मैंने अभी बोला था कि एंगल देखो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, भाई ऐसे भी हो सकता है ना। लाइक एंगल के साइन तो बना दूं, मे बी एंगल नीचे से उल्टा भी हो सकता है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा एंगल है ना। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, इसके लिए ये जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया कि एंगल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन लोगों ने क्या किया कि एंगल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब एंगल्स के अभी यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से भाई? एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स एंड रिफ्लेक्स एंगल। समझ लें। देखो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है। अच्छा देखते हैं, चलो एंगल देखो, इस प्रोटेक्टर के अंदर ये जो डॉट है, हम इसको इस एंड पॉइंट पे रखते हैं। ये जो इसका ये फिक्स पॉइंट है, इस पे रखते हैं इस डॉट को, लाइक ऐसे रख लिया। ठीक है, यहां से हम अपना एंगल मेजर करते हैं, वो जब एक्सरसाइजेस आएंगी तो मैं समझाऊंगी भी। ठीक है, देखो रख लिया। अभी क्या हुआ कि यहां से दूसरी रे भी इसी के ऊपर है, अभी दूसरी रे भी इसी के ऊपर है, यहां से वो उठ रही है, इतनी उठी, ये उठी, ये उठी, ये उठी। जब स्ट्रेट उठती है तो वो होता है 90 डिग्री का एंगल। देखो जब
रे एकदम लाइक ऐसे और एकदम स्ट्रेट होती है, तो यहां बनाती है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहाँ पे उस एंगल जब दोनों रे इसी पे हो ना, तो यहाँ बनता है 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, अच्छा, अब यहां से यहां तक का ये जो गैप है, यहां बनता है 0 से 90 डिग्री का एंगल। जब 0 से 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो वो होता है बच्चे हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है बच्चे? जो 0 से लेके 90 डिग्री तक का बनता है। बात आ रही है समझ में? मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब 90 डिग्री से बड़े एंगल, देखो यहां स्ट्रेट लाइन अगर कंप्लीट कर दो, 90 डिग्री से बड़े एंगल्स अप टू 180, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पे बनता है। अगर हमें 180 का एंगल बना रहा हो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ होता है 180 का एंगल, आप देख लीजिएगा। देखो स्ट्रेट लाइन हुआ, देखो यहां बन रहा है स्ट्रेट लाइन पे यहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहां बन रहा है हमारा 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, देखो 90 से छोटे डिग्री के जो एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। ध्यान देना, एक्यूट एंगल जो कि 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या, जो 90 से बड़े होते हैं अप टू 180, 90 देखो 0 से 90 एक्यूट, 90 से 180 इतना जो डिस्टेंस होता है, ये होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है बच्चे? हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देख ले अभी हम। देखो अभी हमने क्या समझा कि यहाँ 0 डिग्री का एंगल है ना, यहां से ये होता है हमारा, यहाँ बनता है 90 डिग्री का एंगल, है ना जी। तो 0 से 90 डिग्री तक के एंगल जो बनेंगे वो सारे हमारे होते हैं बच्चे एक्यूट एंगल। ठीक है, ये सारे एंगल्स हमारे क्या से होते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से जो भी बड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अप टू 180। 180 मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे ही होता है, यहां बन जाता है 180। 0 से शुरू हुआ 90, 90 से 180 तक के ये जो एंगल्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चे? ऑब्ट्यूज एंगल्स। ठीक है मैम, आपने एक्यूट बता दिया, ऑब्ट्यूज बता दिया, मतलब कि 90 से छोटे वाले बता दिए, 90 से बड़े वाले बता दिए। 90 का भी कुछ होता है क्या? जो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे बनता है वो बनता है हमारा राइट एंगल। जो हमारा 90 डिग्री पे बनता है, एग्जैक्ट ऐसे बना हुआ है, सीधा है एकदम से, ये है हमारा राइट एंगल। ठीक है भाई, देखो यहां से शुरू किया, यहां से हम पहुंचे यहां तक, तो यहां से यहां तक के सारे एंगल एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, और जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है राइट एंगल। ठीक है, अब क्या मैम आपने ये बता दिया ये पार्ट, तो फिर यहाँ पे जब 90 डिग्री तक एंगल बने, ये आपने बता दिया राइट एंगल। जो 90 से 180 तक आ रहे हैं उनको आपने बता दिया ऑब्ट्यूज एंगल। 180 का भी कुछ हो रहा है क्या? बिल्कुल। जब हमारा एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल बन जाए, 180 डिग्री का एंगल जब बनता है जब हम एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, जब हमारे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है, जैसे यहाँ पे हमारा एक डॉट था, मतलब हमारा फिक्स पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक का एक रे, और एंगल बनते बनते आया, एक स्ट्रेट लाइन उसने फॉर्म कर दी, तो ये एंगल बनता है हमारा 180 डिग्री का एंगल। भाई नाम से पता चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन इसने फॉर्म कर दी, तो ये बन गया हमारा स्ट्रेट एंगल। ये एंगल बच्चे कौन सा बन गया हमारा? स्ट्रेट एंगल। क्लियर हो रहा है? किसी को इसमें कोई डाउट आ रहा है? भाई देखो रिवाइज करते चलेंगे। यहां से रे थी हमारी, अरे यहां से हमारी रे की स्टार्ट है, मतलब आर्म, 0 डिग्री से एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है, यहां तक, यहां तक हमारे सारे एंगल बने एक्यूट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट इस लाइन पे बन गया हमारा, स्ट्रेट है जो 90 डिग्री पे,
यहाँ एग्जैक्ट इस पे बन गया राइट एंगल, सीधे यहां से चले यहां तक 90 डिग्री से बड़े वाले एंगल बन गए हमारे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब एग्जैक्ट एक लाइन सीधी फॉर्म हो गई, तो ये बन गया हमारा एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है जी, चलो अब क्या, स्ट्रेट एंगल के बाद अब हम किस पे जाएंगे मैम, इसके नीचे भी एंगल आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। देखो अब अगर ये एंगल पूरा, ये पूरा कितने का होता है भाई, ये पूरा सर्कल होता है हमारा 360 का, तो हम 360 से आधे पे ही तो रहेंगे एंगल्स, तो हम 360 से अंदर वाले एंगल्स मेजर कर रहे हैं 180 वाले, है ना। जब हम 180 से नीचे पहुंच जाए, जब हम 180 से नीचे पहुंच जाए, कंप्लीट एक सर्कल बना दें, तो वो सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल, जिसको कि हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, चलो एक एंगल पढ़ लिया एक्यूट, एक पढ़ लिया राइट, एक पढ़ लिया ऑब्ट्यूज, एक पढ़ लिया यहाँ पे स्ट्रेट, और इसको जब और नीचे घुमा दो तो हमने बना दिया कंप्लीट एंगल। ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है, अब देखो एक एंगल और होता है कैसा, लाइक हमारे ये एक्यूट एंगल है ना, लेकिन उसने क्या बोला है, नहीं ये हमारा एक्यूट एंगल नहीं है, हमारी यहाँ रे थी, हमने यहाँ से यहाँ एंगल बनाया, मतलब कि पीछे की तरफ एंगल बनाया लाइक, या फिर ये हमारा कुछ ऑब्ट्यूज एंगल का टाइप था, तो उसने बोला कि हमने यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल नहीं फॉर्म किया, हमने यहाँ उल्टा एंगल बनाया। तो जब एंगल उल्टे बनते हैं तो वो एंगल क्या होते हैं हमारे, रिफ्लेक्स एंगल। वो एंगल्स क्या होते हैं बच्चे हमारे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एक बार हल्का सा रिवाइज करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लेंगे। बच्चे वीडियो लेंथी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बेसिक बेसिक से समझा आ रही हूँ जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है जी, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ कामली इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है जी, देखो स्टार्ट करेंगे जीरो से, बढ़ रहे हैं, जीरो से 90 डिग्री के बीच के सारे एंगल्स हमारे आ गए एक्यूट एंगल में। जब हम पहुंचे 90 पे तो उसने बोला भाई यहां मैं बैठा हूं, मैं हूं राइट एंगल। ठीक है, ठीक है, उससे फिर हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, ये सारे एंगल्स हो रहे हैं। जब हम आगे चल रहे हैं तो ऑब्ट्यूज एंगल 180 तक, 180 ने बोला रुको, इसके आगे मत जाओ, मैं यहां बैठा हूं तो मैं हूं यहां पे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या, थोड़ा आप रिवाइज करें, एक्यूट एंगल क्या बच्चे, 0 से 90 के बीच के जो बनते हैं, मतलब 90 से छोटे छोटे एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या, 90 से लेके, मतलब 90 नहीं, आप इसको 89 बोलो, क्योंकि एग्जैक्ट 90 पे तो फिर वो राइट एंगल बन जाएगा ना। अब 90 पे तो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल स्टार्ट नहीं होगा, 91 से स्टार्ट हो जाता है ना, क्योंकि 90 पे बनता है हमारा, एग्जैक्ट 90 पे बनता है राइट एंगल। तो 91 से लेके आप मानो 180, 180 पे बन जाएगा स्ट्रेट एंगल, तो 179 तक ये सारे एंगल्स जो होंगे ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। भाई 89 के बाद 90 पे बन गया राइट एंगल, 91 से 179 तक के सारे एंगल्स हो गए ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 से बड़े। ठीक है, स्ट्रेट बन गया, सीधी लाइन फॉर्म कर दी भाई, आ गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या, ये जो पीछे से जो उल्टे एंगल्स बनते हैं लाइक ऐसे, ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एंगल। यहां मैंने कंप्लीट एंगल नहीं लिखा, और जो कंप्लीट एंगल होता है बच्चे वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। कंप्लीट एंगल मतलब एक सर्कल ही बना दिया फिर उसने, कंप्लीट सर्कल इज अ 360 डिग्री। ठीक है, ये हमारा जो कंप्लीट सर्कल बना के जो एंगल बनेगा वो होता है 360 डिग्री, बहुत रेयर देखने को मिलता है। ठीक है, एंगल्स के बारे में समझ में आ गया, एंगल्स के टाइप समझ में आ गए, ये चीज समझ में आ गई। चलो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम, नेक्स्ट है अब हम एक एक सिंगल सिंगल एंगल पढ़ते हुए आए कि भैया 79 का एंगल है, 79 डिग्री का एंगल है, कौन सा, एक्यूट है। 179 का है भाई, ऑब्ट्यूज है क्योंकि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ सिंगल सिंगल एंगल्स की जरूरत नहीं, अब हम क्या करें, थोड़े थोड़े जोड़े बनाओ। ठीक है, थोड़े थोड़े पेयर बनाओ,
तो नई चीज का आविष्कार हो गया भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या, यहां बोला कि हमें सिंगल एंगल की जरूरत नहीं है, हमें चाहिए यहाँ दो पेयर ऑफ एंगल। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है कि कहीं से भी दो एंगल्स उठा लाओ, कहीं से भी कोई भी दो एंगल्स लेके आओ मेरे लिए कहीं से भी दो एंगल्स लाओ, है ना, कितने का भी हो, कुछ भी हो, अभी के लिए समझो, है ना। और इन दोनों एंगल्स को जब हमने जोड़ दिया तो उनका जो सम आना चाहिए वो एग्जैक्ट आना चाहिए, सॉरी 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है कि कोई भी दो एंगल जिनको जोड़ के उनका सम बन गया 90 डिग्री, तो वो हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी, ठीक है। उससे बड़ा भी एक बैठा था, वो था सप्लीमेंट्री एंगल। उसने क्या बोला, कहीं से भी दो एंगल्स लेके आओ, लेकिन मुझे 90 डिग्री का सम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए उसका सम होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर हम ढंग से समझें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जो पेयर ऑफ एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल का सम होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं बच्चे, दो पेयर ऑफ एंगल, कोई भी दो एंगल जिनका सम हो जाए 180 डिग्री, वो ऐसे एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। मैम याद कैसे होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 का, सप्लीमेंट्री एंगल 180 का? अरे हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को 180 कर दिया, सप्लीमेंट्री एंगल को 90 कर दिया। याद कैसे रखें, थोड़ा सा पुराने नुस्खे आजमाओ। देखो, अगर हम अल्फाबेटिकली चले, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके अगर हम चले, तो सबसे पहले आता है हमारा सी, है ना जी। आफ्टर देन आएगा हमारा एस, सबसे पहले आ रहा है सी, आफ्टर देन आ रहा है एस। ठीक है, चलो अब हम मैथमेटिकली अगर थोड़ा ऑर्डरली चले, तो सबसे पहले 90 आएगा या 180? 90 आएगा, आ गया पहले 90, आफ्टर देन आता है फिर 180। तो अल्फाबेटिकली अगर हम ऑर्डरली चल रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का छोटा वाला एंगल। मतलब जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर से है वो मैथमेटिकली ऑर्डर से, न्यूमेरिकली ऑर्डर से आ रहा है 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल एस बाद में आता है ना, तो उसका बड़ा वाला एंगल होगा, तो उसका सम होता है 180 डिग्री। भाई क्लियर है, कोई डाउट है? याद करने के कुछ ऐसे ही तरीके आजमाने पड़ेंगे आपको, ऐसे ही नुस्खे लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो रिवाइज करते चले। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या, भाई कोई भी दो एंगल जिनका सम मिला के हो गया 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। साफ सीधी बात, कोई भी दो एंगल जिनका सम मिला के हो गया 180 डिग्री, भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्लियर, कोई डाउट नहीं है? तो चलो फटाफट से अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा बच्चे एडजेसेंट एंगल। अच्छा देखो, अब हम सारे वो जो सिंगल सिंगल वाले एंगल थे ना, कौन कौन से थे, कमेंट सेक्शन में बताते जाना। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, सिंगल सिंगल एंगल थे, है ना। लेकिन ये लोग जो खाली बैठे होता है ना, उनका दिमाग चलता है कि भैया जोड़े वाले एंगल की बात करो, तो हमने जोड़े वाले एंगल की बात कर ली पहले, तो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल, दो जोड़े वाले आ गए ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम मिला के 90 कर दो, सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों का सम मिला के 180 कर दो। ठीक है, अभी भी उनका पेट नहीं भरा, अभी भी वो जोड़े के एंगल्स की बात कर रहे हैं। कैसे, देखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये वो एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट का मतलब मान लो आप पड़ोसी, एडजेसेंट का मतलब मान लो आप पड़ोसी वाले एंगल, पड़ोसी वाले एंगल्स। इजी इजी तरीके से समझेंगे ना। देखो एक है हमारे पास यहाँ, लेट सपोज ये कोई 20 डिग्री का एंगल है ना। इससे थोड़ा सा और आगे चलो, ये हमारा 60 डिग्री का है ना। जस्ट एक आइडिया से बना रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बना रही हूँ, लेकिन ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे दोनों एंगल पड़ोसी पड़ोसी है भाई, दोनों एंगल के बीच में एक दीवार है, बस एक रे है बस। तो वो ऐसे दो एंगल्स जिनके बीच में बस एक रे हो,
उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एक तरीके से पड़ोसी वाले एंगल, है ना। अब पड़ोसी वाले घर होते हैं, लाइक लेट सपोज ये एक हमारी कॉलोनी है, यहाँ पे घर बने हुए हैं, है ना। तो इन घरों के बीच में देखो, इन दोनों घर के बीच में एक ये दीवार है, इन दोनों घर के बीच में एक ये दीवार है, इन दोनों घर के बीच में एक ये कॉमन दीवार है, मतलब कि इन दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन रे है। एक कॉमन रे, यहीं से ये एंगल जुड़ा हुआ है, यहीं से ये एंगल जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एंगल्स क्या होते हैं बच्चे? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जिनके बीच में केवल एक दीवार होती है, मतलब कि इनके बीच में केवल एक रे होती है और इसी रे से ये दोनों एंगल जुड़ रहे हैं। एक एंगल ये बन गया, इसी रे से एक एंगल ये बन गया। ठीक है, इसके बीच में एक कॉमन रे होगी। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का पड़ोसी वाले एंगल से थोड़ा सा रिलेशन है। ये क्या बोलता है कि दो ऐसे एडजेसेंट एंगल, मतलब कि दो ऐसे पड़ोसी जिनका सम मिला के हो जाए 180। ये एंगल तो गलत बना दिया मैंने, लेकिन समझो, दो ऐसे पेयर ऑफ एंगल, दो ऐसे पड़ोसी वाले एंगल जिनका सम मिला के हो जाए 180। अब वो कैसे होगा भैया? स्ट्रेट लाइन पे, या फिर आप ऐसे समझ लो, दो ऐसे पेयर ऑफ एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दें। लाइक सपोज ये एक एंगल है यहाँ पे, है ना। अब एक और एंगल है हमारा यहाँ, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। इन दोनों ने एक हमारी स्ट्रेट लाइन बना दी। ऐसे एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दे, ऐसे दो जोड़े वाले एंगल, दो पड़ोसी वाले एंगल जो कि एक हमारी स्ट्रेट लाइन बना दे, वो क्या होते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिनका सम होता है 180। भाई एडजेसेंट एंगल, ये दो पड़ोसी वाले एंगल, इनका सम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ये दो पड़ोसी वाले एंगल, इनका सम होता है एग्जैक्ट 180। अगर दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम हो गया 180, तो वो हो जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? कमेंट सेक्शन में बताना। आ रहा है तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैम आ रहा है समझ में। देखो, एडजेसेंट एंगल क्या? दो ऐसे एंगल्स जिनका एक कॉमन रे हो और यहीं पे दो पास पास एंगल बने हो। ढंग से समझते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या? यहाँ भी दो ऐसे एंगल जहां पे एक कॉमन रे और दो एंगल बन रहे हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा थोड़ा सा। देखो, यहाँ पे ये दो पड़ोसी वाले एंगल का सम कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलते हैं। मैं थोड़ा एक डिसिप्लिन वाला हूं, मैं थोड़ा एक बहुत स्ट्रिक्ट हूं। मैंने एक सम बता दिया, एक सम डिक्लेयर कर दिया कि इन दोनों का सम मिला के, इन दो पड़ोसी का एंगल का सम मिला के अगर 180 है, तो ये फिर मेरी कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तब मैं इसको अपनी शरण में लूंगा, तब मैं कहूंगा कि हाँ जी ये मेरा लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अदरवाइज ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं है, फिर तो ये एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, फिर तो कुछ भी हो, 20 हो, 40 हो, है ना, 20 हो, 120 हो, कोई मतलब नहीं है, बस एडजेसेंट एंगल है वो ठीक है। लेकिन लीनियर पेयर बोलता है दो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम मिला के होना चाहिए 180, या फिर आप सीधी भाषा में समझ लो कि दो ऐसे एंगल जो कि सीधी लाइन बना दें जब ये बने तो। ठीक है, उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्लियर है बच्चे? समझ में आ रहा है? कितना इजी तरीके से समझा रही हूँ। ठीक है, आई नो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, समझ तो अच्छे से आ जाएगा ना। मतलब जो चीज कंसेप्ट अगर अच्छे से मजबूत हो गए ना, तो फिर क्वेश्चन में तो इतना कुछ है ही नहीं, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम से पता चल रहा है, अपोजिट, आमने सामने वाले एंगल, कोई अगल बगल वाले नहीं, इनको हम अगल बगल भी बोल सकते हैं। ये हमारे अगल बगल वाले एंगल्स हैं, ये भी और ये भी, है ना। बस यहाँ पे सम का बात कर दी कि ये हमारा सम 180 होना चाहिए। यहाँ पे सम का कोई झंझट नहीं, यहाँ बस पड़ोसी पड़ोसी, ठीक है। यहाँ पड़ोसी तो हो, लेकिन 180 लेके आए दोनों मिला के। ठीक है जी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों एंगल में बहुत घमासान वाली युद्ध चल रहा है।
आसपास बैठ ही नहीं सकते हैं वो। ठीक है, समझो कैसे। लाइक दो लाइंस है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, कोई कोई कलर नहीं है भाई, कोई सीन नहीं है कि मैं इसके पास आके बैठ जाऊं। मैं हूं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मेरा इसका 36 का आंकड़ा है। अगर ये बैठेगा यहां तो मैं बैठूंगा यहां, इसके जस्ट सामने। ठीक है जी, ना इधर बैठूंगा ना इधर बैठूंगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों में घमासान युद्ध, दोनों एक दूसरे को बस नहीं बैठ सकते पास, ऐसा वाला। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट होते हैं आमने सामने वाले एंगल। आप ऐसे समझो, आमने सामने वाले एंगल्स। पड़ोसी वाले, पड़ोसी तो होने चाहिए लेकिन एक कंडीशन के साथ कि 180 लेके आने चाहिए। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं आमने सामने वाले। दोनों एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये यहां बैठा है तो ये यहां बैठा है, दूसरा वाला एक यहां बैठा है तो उसका जो पेयर है वो यहां बैठा है। ठीक है, पेयर की बात कर रहे हैं ना, इसका जोड़ा यहाँ, इसका जोड़ा यहाँ, इन दोनों जोड़ों में लड़ाई झगड़ा हो गया है तो पास पास नहीं बैठेंगे। होता है ना पति पत्नी में जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नहीं बैठना मुझे इसके पास, नहीं मैं दूसरी चेयर पे बैठूंगा, टाइप उस टाइप से। जस्ट किडिंग। देखो, ठीक है जी, तो वर्टिकली अपोजिट होते हैं वो जो सामने सामने होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, अगर ये वाला एंगल वाई है तो ये वाला एंगल भी वाई ही होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? रिवाइज करें। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिवाइज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसके दो जोड़ों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। आफ्टर देन हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल जिसमें दो पेयर ऑफ एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल, दो पड़ोसी वाले एंगल्स, सम बम के कोई मतलब नहीं है, दो पड़ोसी वाले एंगल। ठीक है, पड़ोस पड़ोस वाले पेयर की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पड़ोसी वाले तो लेकिन एक कंडीशन के साथ जो कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जस्ट बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल्स। ठीक है, इक्वल होते हैं, x इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू वाई, लाइक इस टाइप से। ठीक है, समझ में आ गया? अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर लू बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अरे नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कहीं एक पॉइंट पे मीट करें। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भैया कोई मिलने का नामो निशान नहीं है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, दो ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे आके मीट करें। जब ये लाइन एक पॉइंट पे आके मीट कर गई, दैट मीन्स व्हाट, ये लाइंस हमारी कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन दूर दूर तक इनके मिलने का कोई वो नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर तक इनके मिलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब वो ऐसी लाइन कौन सी होती है जो कहीं भी नहीं मिल सकती। देखो, वो लाइंस होती हैं हमारी पैरेलल लाइन। देखो, अगर मैं इस लाइन को थोड़ी सी भी टेढ़ी कर दूं और ये एकदम सीधी जा रही है और ये थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है ना, ये सीधी जा रही है, थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, टेढ़ी जा रही है, टेढ़ी जा रही है, एक पॉइंट पे आके मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन केवल पैरेलल लाइन ही ऐसी लाइंस होती हैं जो कि कहीं भी किसी भी जगह आके नहीं मिल सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, दैट मीन्स वो लाइंस होती हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक जगह आके मीट कर जाए, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर हम इनको इसलिए बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस भी, कि ये कहीं भी आके नहीं मिलने वाली। पैरेलल का साइन आपको पता है, ऐसे कर दो बस, बहुत है, बन गया पैरेलल। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक पॉइंट पे आके मीट कर जाए, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन जो कि कहीं मीट नहीं करेंगे, वो एकदम स्ट्रेट रहेंगी। लाइक ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, थोड़ा स्लैंट वे में हो सकती हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो एकदम इक्वल ही होगा। मतलब इधर से देख लो, इधर से देख लो, थोड़ा आगे जाके देख लो, कहीं ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इसके पास भी आ जाए ना। वो होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही बात है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन जो दो लाइन जो मीट कर जाए। कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में नहीं है? आगे बढ़ जाएंगे भैया।
नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.1 मैम, एक्सियम क्या? देखो, एक्सियम को अगर हम अपने ढंग से अपनी लैंग्वेज में बोले तो एक्सियम मतलब होता है एक फैक्ट। फैक्ट मतलब क्या कि देखो, पुराने टाइम में ये सारी चीजें प्रूफ करने के लिए नहीं थी, है ना, तो वो जो बड़े बड़े मैथमेटिशियन थे उन्होंने अपने फैक्ट्स रखे। जैसे कि अभी हम घर में बोले कि भाई बृहस्पतिवार को ना सर नहीं धुलना चाहिए, है ना, घर में बड़े लोग बोलते हैं नहीं धुलना चाहिए, हम पूछे क्यों, ऐसा क्यों, क्यों नहीं धुलना चाहिए? भाई हमें नहीं पता, पुराने लोग बोलते आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये फैक्ट है, जो पुराने से चलते आ रहे हैं, बस बोलते आ रहे हैं कि ऐसा है तो इनको मान लो, ठीक है। घर में भाई चप्पल उल्टी नहीं रखते, क्यों? मान लो ना, पुराने लोग बोलते आ रहे हैं। दैट इज वाई इनको सिर्फ ऐसे फैक्ट्स की तरह से पढ़ेंगे कि पुराने लोग ऐसा बोलते आ रहे हैं तो ठीक है, हम इनको मान लेते हैं, ठीक है। बड़े लोग बोलते आ रहे हैं तो ठीक है, हम बालक हैं, बच्चे हैं, मान लेते हैं, लाइक इस टाइप से, ठीक है। एग्जाम्स होते हैं वो ऐसे कुछ फैक्ट्स जिनको कि पुराने टाइम से इनको ऐसा बोला जा रहा है और इनको हमने ऐसा मानते आ रहे हैं, ठीक है। चलो, क्या है ये फैक्ट्स? If a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180। अरे इसने क्या बोला कि एक हमारी रे है ना, जो कि एक लाइन फॉर्म कर रही है। एक हमारी रे है जो कि ऐसा एंगल बना रही है कि उससे एक लाइन फॉर्म हो रही है ना। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, कोई भी ऐसे एक कॉमन लाइन है, दो पड़ोसी पड़ोसी वाले एंगल हैं जो कि एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे समझो। कोई भी दो एडजेसेंट एंगल हैं जो कि एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसका सम होगा भाई 180। अरे दादू हमें पता है, पहले ही हमने ये चीज पढ़ ली लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में। ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ ली लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में, है ना। लेकिन क्योंकि ये फैक्ट है भाई, पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। एग्जाम 6.1 होता है कि अगर एक रे एक लाइन की फॉर्म में एंगल बना रही है तो इसका सम होगा 180, पता है। लेकिन वो दो एडजेसेंट एंगल का सम मिला के होना चाहिए, है ना। अभी हमने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जैसे कि पढ़ा है, ठीक है, ज्यादा सीरियस मत लेना। अभी हमने लास्ट पढ़ के तो आ रहे हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, तो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम मिला के होना चाहिए 180, या फिर हम कह सकते हैं कोई एक लाइन बना रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया? बस ये ऐसा फैक्ट था, समझ में आ गया। तो चलो भैया नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्सियम 6.2। एक और फैक्ट आ गया, एक और फैक्ट आ गया भैया। दूसरा फैक्ट क्या है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। दूसरा फैक्ट है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल या दो पड़ोसी वाले एंगल का सम 180 है, तो भैया देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ एंगल फॉर्म अ लाइन। दैट मीन्स व्हाट? नॉन कॉमन आर्म क्या भाई? ये तो हमारी कॉमन आर्म है ना, इन दोनों एंगल्स की ये हमारी कॉमन आर्म है। और नॉन कॉमन आर्म क्या है? ये। तो ये हमारी ये जो आर्म हो रही है ना, ये हमारी लाइन फॉर्म कर रही है। हाँ बिल्कुल, मतलब कि क्या एक्सियम 6.1 में ये था कि अगर हमारी एक लाइन फॉर्म हो रही है तो इसका सम होगा 180, है ना। और एक्सियम 6.2 में क्या है कि अगर हमारे दो एडजेसेंट एंगल है जिनका सम 180 है तो हम उसको बोलेंगे लाइन। मतलब उसकी जस्ट अपोजिट, उसने बोला था अगर ये लाइन है तो इसका सम होगा 180। मतलब अगर एक लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं तो उसका सम होगा भाई 180। और इसने बोला कि अगर मेरा सम 180 है तो मैं एक लाइन बनाऊंगा, ठीक है। ये दो फैक्ट्स ऐसे हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? समझ में आ रहे हैं? डाउट तो नहीं है ना? कमेंट सेक्शन में बताना। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा थ्योरम 6.1। देखो अभी हम प्रूफ के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा भी वीडियो को लेंथी नहीं कर देंगे। हमने बोला ठीक है, हम इतना अच्छे से समझ रहे हैं कि वीडियो लेंथी हो रही है, बट दैट डजंट मीन ना कि मतलब बिल्कुल ही और बहुत ही ज्यादा ही लेंथी कर दे, बच्चे ही बोर हो जाए ना ना, ऐसा भी नहीं करेंगे। हम थ्योरम्स को भी प्रूव करके नहीं जाएंगे, समझ के जाएंगे यहां से बस, ठीक है। देखो थ्योरम 6.1 क्या कहती है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, साथ के साथ बनाएंगे ना, अगर दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या भाई? बिल्कुल आमने सामने वाले एंगल।
आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, ये है तो इसका पार्ट है ये, और ये है तो इस एंगल का भैया जोड़ा है यहाँ। बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं, साथ साथ बैठने में इनको मौत आ रही है। अगर ये एंगल x है तो इसने बोला, सॉरी अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इसने बोला कि ये जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। दैट मीन्स ये ग्रीन वाला एंगल ये इसके बराबर, अगर ये x है तो ये भी x है, और अगर ये रेड वाला एंगल y है तो ये भी y है। ऐसा थ्योरम 6.1 कहती है, जो कि अभी हमने लास्ट भी पढ़ लिया था, है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ऐसा थ्योरम 6.1 में बोला गया है। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे दो एंगल्स अपोजिट वाले बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल क्या, आमने सामने वाले एंगल, तो ये एंगल्स मतलब ये पेयर ऑफ एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करेंगे। सो नेक्स्ट थ्योरम इज, इफ लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। देखो अगर एक लाइन है, इसके पैरेलल कोई एक और लाइन है ना, मतलब L लाइन पैरेलल है हमारी M लाइन के, हम ऐसे तो लिखेंगे L पैरेलल है हमारी M लाइन के, पैरेलल का साइन ये होता है। ठीक है, तो उसने बोला लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो इसका मतलब है L लाइन पैरेलल है हमारी M लाइन के, है ना। अब ये हमारी जो M लाइन है, अलग से हाईलाइट करेंगे, ये जो हमारी M लाइन है ये हमारी एक N लाइन के पैरेलल है, M लाइन हमारी N लाइन के पैरेलल है, मतलब हमारी L पैरेलल है M के, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये M लाइन यही लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है N के। तो थ्योरम 6.6 कहती है कि अगर L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के, तो हमारी L भी पैरेलल होगी N के, मतलब ये तीनों आपस में ही पैरेलल होंगी। L भी M के N के पैरेलल होगी, मतलब L M के भी पैरेलल है, L N के भी पैरेलल है, मतलब ये तीनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी। ठीक है, एनी डाउट नहीं है। चलो भैया नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम ही नहीं है, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक क्या है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन। सिंपल है, पैरेलल लाइन अभी तो हम पढ़ के आ रहे हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है बच्चे, बिल्कुल एक रेल की पटरी की तरह, कभी वो ट्रैक्स की जो दो लाइंस होती हैं कभी मिलती हैं, कहीं भी देख लेना, ऐसे होगी तो ऐसे हो जाएंगी, ऐसे होगी तो ऐसे हो जाएंगे, बट कभी मिलेंगी नहीं, है ना। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दो लाइंस ऐसी जो कभी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है बच्चे, ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर देती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये हमारी कोई एक LM एक लाइन है, ये हमारी NO कोई एक लाइन है, तो LM पैरेलल है हमारी LM, अरे क्या लिखा मैंने, LM लाइन पैरेलल है हमारी NO लाइन के, है ना। और ये हमारी कोई AB ट्रांसवर्सल लाइन है ना। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो कि दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, ये होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो कि दो पैरेलल लाइंस को या दो लाइंस को कट कर देती है। ठीक है, ट्रांसवर्सल समझ में आ गया। ठीक है, अब जब ये ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया ना, तो हमारे पास यहाँ कुछ एंगल्स आ रहे हैं। देखो ऐसे देखें, यहाँ एक एंगल मिल रहा है, ऐसे देखें तो यहाँ एक एंगल मिल रहा है, ऐसे देखें तो यहाँ एंगल मिल रहा है, ऐसे देखें यहाँ एंगल मिल रहा है, सेम एज यहाँ भी चार एंगल ऐसे ही मिल रहे हैं, है ना। तो देखो ये जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो टोटल हमारे पास कितने आ रहे हैं, 8 एंगल्स आ रहे हैं। अच्छा नेम दे दूं मैं पहले इनको, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, यहाँ पे जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो यहाँ हमारे पास क्या आए, 8 एंगल आए। ठीक है, 8 में से क्या हुआ, कुछ एंगल हमें मिले इंटीरियर एंगल, कुछ एंगल हमें मिले इंटीरियर एंगल, एंड
कुछ हमें मिले एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर क्या, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, एंड एक्सटीरियर क्या, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले एंगल। कहाँ है वो, बताओ जरा। इंटीरियर मतलब इन दो दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन के अंदर ये जितने भी एंगल्स हैं, ये सारे बच्चे कैसे एंगल्स हैं हमारे, इंटीरियर एंगल। तो अगर हम देखें तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये सारे पैरेलल लाइन के अंदर अंदर वाले सारे एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल। क्लियर। एक्सटीरियर एंगल्स क्या है, जो अब जो बच्चे कुछ जो बाहर वाले एंगल है, बाहर वाले एंगल मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये बाहर वाले एंगल्स बच्चे कैसे हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल। दैट इज क्लियर कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया तो हमारे पास यहाँ 8 एंगल्स आए, जिसमें से 4 हो गए इंटीरियर, 4 हो गए एक्सटीरियर। इंटीरियर अंदर वाले एंगल, एक्सटीरियर बाहर वाले एंगल। समझ में आया। चलो हैंड रेस करके कमेंट सेक्शन में बताना हाँ जी मैम समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले करना जैसे जब ये मेरी लाइन सुनो जब आप, ठीक है, सबसे पहले यहाँ इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में हैंड रेस का ऑप्शन दबाना, हाँ जी मैम हमको समझ में आ गया, लाइक ऐसा। ठीक है, चलो क्या करें, चलो पहले एक दोबारा से एक फिगर बनाएंगे तब समझाएंगे। देखो बच्चे, इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ लिया, पढ़ेंगे अब हम यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो कि सेम लाइन पे होते हैं। लाइक 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 6। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, लाइक देखो 3 का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, 6। 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 7। 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 5 एंड 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 8। बिल्कुल सामने सामने बैठे हैं। ठीक है, यहाँ देखो कि एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये बाहर है, इसी साइड पे बाहर वाला देखो, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 8, इक्वल होते हैं ये। ठीक है, 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है बच्चे, 5, इसका ये है। एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल 6, इक्वल है। एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 7। क्लियर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चे समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो और भी ज्यादा ठीक। जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो वहां भी समझाऊंगी ना, वहां कहीं मैं भगी थोड़ी न जा रही, इसलिए प्लीज अपने माइंड को इतना प्रेशराइज मत करना। हाय समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें कैसे करें, कोई बात नहीं, जब एक्सरसाइजेस करेंगे तब हम वहां भी समझाएंगे। ठीक है जी, देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या, वापस बनाएंगे लाइक ऐसे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल है ना, ऑल्टरनेट मतलब ये अंदर वाला ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के। इंटीरियर तो समझ में आ रहा है ना, अंदर वाले, और ऑल्टरनेट मतलब इसका पहिया इधर होगा पेयर और इसका पेयर इधर होगा, लाइक क्रॉस टाइप से। ठीक है, तो मैं अगर यहां देखूं तो अंदर वाले एंगल 4 का इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है बच्चे, एंगल 4 का इंटीरियर एंगल है 6, एंड एंगल 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3 का है 5। क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, आई मीन नेक्स्ट एंगल का पेयर देखेंगे, एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल। देखो एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल मतलब क्या बोला इसने कि एंगल ऑन एक ही ट्रांसवर्सल लाइन पे सेम एंगल, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये नहीं बोला इसने इक्वल है, इसने क्या बोला है इन दोनों एंगल का सम, मतलब कि सेम ट्रांसवर्सल पे जो एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम बनता है हमारा 180। इसका सम और इसका सम मिला के 180 होगा, इसका सम और इसका सम मिला के 180 होगा, इसका सम एंड इसका सम मिला के 180 होगा। देखो ऐसे अंदर वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम मिला के, एक ही ट्रांसवर्सल लाइन पे बन रहे हैं ना, इन दोनों का सम मिला के 180 होगा। बाहर बना है एंगल तो इसी तरफ बाहर वाला एंगल देखो, इन दोनों का सम मिला के 180 होगा।
यहाँ बाहर बना है तो इस यहाँ पे बाहर वाले एंगल को देखो, इन दोनों का सम मिला के 180 होगा। यहाँ अंदर है तो यहाँ का अंदर वाला एंगल देखो, इन दोनों का सम मिला के 180 होगा। एंगल ऑन सेम ट्रांसवर्सल का जो सम होता है, सेम ट्रांसवर्सल लाइन पे जो सम होता है एंगल्स का, वो क्या होता है बच्चे? 180 डिग्री का। क्लियर है? बहुत ज्यादा दिमाग पे होता, प्रेशर तो नहीं आ रहा है ना कि मैम नहीं आ रहा है समझ में? कोई बात नहीं, थोड़ा सा और थोड़ा पेशेंस रखे। एक लास्ट टॉपिक और है, उसको भी देख लो बच्चे प्लीज। चलो नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक पे मूव कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो है बाइसेक्टर। देखो बेसिकली पहले बाइसेक्टर का काम एक लाइन में समझा दूं, फिर बाइसेक्टर का काम एंगल में समझा दूंगी, क्योंकि चैप्टर का नेम है लाइन्स एंड एंगल, है ना। देखो बाइसेक्टर क्या होता है, एक अगर एक लाइन है, लाइन को अगर इसने काट दिया तो इसने दो इक्वल पार्ट में काटा है। बाइसेक्टर मतलब होता है बीच में से दो टुकड़े कर दिए अलग अलग, बिल्कुल इक्वली टुकड़े कर दिए, ठीक है। लाइन को अगर इस लाइन ने काटा है, उसने बोला है क्वेश्चन ने कि ये हमारा बाइसेक्टर है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, क्योंकि उसने बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वली पार्ट में उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया, है ना। लाइन पे समझ गए, एंगल में समझ लो। अगर ये एक हमारा एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है जी, और क्वेश्चन ने बोला कि इसी एंगल के अंदर एक बाइसेक्टर और है, इसी एंगल के अंदर एक ये हमारा बाइसेक्टर है। क्वेश्चन अगर ये बोल दिया ना कि बाइसेक्टर है, तो हम अपने आप समझ जाएंगे कि इसका ये आधा पार्ट 30 डिग्री का होगा, ये आधा पार्ट 30 डिग्री का होगा, मतलब इसने इक्वली पार्ट में इस एंगल को डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो बाइसेक्टर का काम क्या होता है, लाइन हो या एंगल हो, उसको इक्वली पार्ट में दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। समझ में आ गया? बोला था ना बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है लास्ट का। बस इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही था। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई भी डाउट को माइंड में मत छोड़ना, क्योंकि कोई चीज अगर छोड़ दी ना तो बाद में बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है जी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिएगा, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।